अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन तैयारियां इस हफ्ते की यानी इस वीकेंड की, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीकेंड। ना सिर्फ ये कि इसमें हम हज देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हज अदा किया जाएगा और उसके बाद ईद उल अज़हा की भी तैयारियां हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बताते चलें कि मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशन गोई है। ख़ास तौर पर अगर कराची की बात की जाए, यहाँ पर रेन इमरजेंसी भी नाफिज की गई है। इससे रिलेटेड जो मसाइल हैं और इससे रिलेटेड जो सफाइयाँ हैं, आज हमारा ये मेन टॉपिक होगा। हम देख सकते हैं कि शहर भर में इसकी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल इस वक्त ये है कि ईद कुर्बान के इतने करीब जब लोगों ने कुर्बानी का जानवर ख़रीदा हुआ है और वो यूजुअली घर के बाहर बंधा हुआ है, इस तरह की शदीद बारिशों में क्या जाहिर सी बात है जानवर को नुकसान पहुँचने का, उसके बीमार होने का भी अंदेशा होता है। उसके लिए क्या तैयारियाँ करनी चाहिए और उसके लिए अहले मोहल्ला या गली वाले या घर वाले किस तरह तैयारी कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जी बहुत अहम ये है कि इमरजेंसी रूट्स के हवाले से बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है अगर मेन शाहराएँ, मेन जो हमारे ट्रैफिक की राह गुज़र है वो अगर क्लॉग हो जाती है तो फिर क्या करेंगे। हमारे यहाँ पैनिक की सिचुएशन ज़्यादा होती है। कराची में अगर आप अक्सर नोट करें कि ज़रा सी बूंदाबांदी शुरू हुई, लोगों को ये अंदेशा है कि शायद बहुत तेज़ बारिश होगी, तो यकायक ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। रेडियो इसमें बहुत अहम किरदार अदा करेगा और ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक अपडेट्स हम रेडियो पे सुनते रहते हैं वो बहुत अहम है। इसमें कराची की ट्रैफिक पुलिस के भी अपना चैनल है, अपना FM चैनल है, जिस पे आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा जी lastminute.com जितने लोग हैं उनके लिए ये वीकेंड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईद की तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई हैं। चाहे वो कुर्बानी का जानवर हो या घर के कपड़े हों, घर की चीज़ें हों, बहुत सारे लोगों ने अभी ये तैयारियाँ कंप्लीट नहीं की हैं। इसलिए भी इस वीकेंड से लोगों ने कहा है कि जी अब लंबी ईद की ब्रेक आने वाली है, तो यकीनन उसके लिए भी लोग तैयार हो रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स बीइंग पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया कि लोग अब अपना ईद ब्रेक मुल्क से बाहर मनाना चाहते हैं, यानी क्योंकि लंबी छुट्टियां आ रही हैं, 3-4 रोज़ का अरसा है। बल्कि अगर आप देखें सैटरडे से जो लॉन्ग वीकेंड शुरू होगा, इट गोज़ ऑल द वे टिल द 15th ऑफ अगस्त एंड दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। सब लोग ये भी कहते हैं कि जी इतनी लंबी ईद की छुट्टियाँ जितनी पाकिस्तान में होती हैं, ये आपको फ़ायदे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में अब अपने रिपोर्टर्स को भी लाइन पे लेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त ट्रैफिक का दबाव या फिर जो तैयारियां हैं उसका क्या हाल है। बारिशों का ये सिलसिला कल यानी 9 अगस्त से पाकिस्तान में शुरू होने वाला है। खुसूसन कराची इसके लिए तैयार है या नहीं, इंतज़ामिया ने क्या इस वक्त मेजर्स लिए हुए हैं, किस तरह वो चीज़ों को लेके चल रही है। क्योंकि पिछला जो सिलसिला रहा था अनफॉर्चुनेटली उसमें हमने देखा कि काफ़ी नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है जो डेली वेजर्स हैं या जिनके घर पक्के नहीं हैं, जो स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तकरीबन 26 लोगों की हलाकतों का सिलसिला हुआ था पिछली बारिशों में, विच वॉज़ नॉट वेरी फार अगो, लाइक चंद हफ्ते पहले की ये बात है। तो आज के प्रोग्राम में हम तमाम एहतियाती तदाबीर और इंतज़ामिया की तैयारियों पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक ने क्या तैयारी की है, किन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। बारिश जैसे ही हो तो अक्सर लोग देखते हैं कि उनके घर में अगर पानी की मोटर है वो चलाने के लिए जाते हैं, वहाँ से करंट लग रहा है, बेल बजाया जाए तो मसला होता है। सो ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ शो। लेकिन इसके अलावा जी हमेशा की तरह हम और मौज़ूआत पे भी बात करेंगे। कल हमने जिस तरह के हमारे साथ सना मौजूद थी, एक हमने मॉडर्न न्यूट्रिशनल एंगल से देखा कि किस तरह ईद उल अज़हा पे हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को गैस्ट्रो के मसाइल, डाइजेस्टिव इशूज़ होने लगते हैं। आज इसी सब्जेक्ट को हम तिब्ब नबवी की नज़र से भी देखेंगे। जिस तरह सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए इंशाअल्लाह ताला लोग कुर्बानी के फरीज़े से सुबुकदोश होंगे, लेकिन उसके बाद जो सिलसिला चलता है मुरगन ग़िज़ाओं का, बारबेक्यूज़ का, उसमें क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी राइट बैक और ऑफ कोर्स तिब्ब नबवी के लिए हमारे साथ नाज़िर साहब मौजूद होंगे। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि बहुत अहम है कि ये बात की जाए कि तिब्ब नबवी की रूह से भी हमें ईद कुर्बान का गोश्त हमने कैसे कंज्यूम करना है, इन चंद दिनों में हमारे क्या क्या फ़राइज़ हैं, किस तरह हम इस मजहबी फ़रीज़े को, इस सुन्नत इब्राहीम को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी कम्यूनिटी, अपने माहौलियात के लिए भी एक ऐसी एक्टिविटी ना बनाएं कि लोगों को सवाल करने का या इस पर उंगली उठाने का मौका मिले। कई सालों से हम देखते हैं कि जिस तरह हमारा एक
एक रिवायती अंदाज़ है पाकिस्तान में ईद कुर्बान को मनाने का, पूरी दुनिया में, पूरी मुस्लिम उम्मा में आपको कहीं नहीं नज़र आता। और अब वाकई इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। पाकिस्तान की कई गेटेड कम्युनिटीज़ में अगर आप देखें तो उन्होंने बाकायदा कम्युनिटीज़ ने मिल के ज़िबा खाने बनाए हैं जहाँ पर आप अपनी कुर्बानी का जानवर इस कुर्बानी के फ़र्ज से बआसानी सुबुकदोश हो सकते हैं और उसको सफाई के साथ, सुथराई के साथ कर सकते हैं ताकि उसका एक बुरा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर ना पड़े। लेकिन इसके अलावा उस गोश्त को कंज्यूम करने की क्या सुन्नत नबवी से, तिब्ब नबवी से हमें उसके हवाले से क्या रहनुमाई मिलती है, इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस सुन्नत को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि कुर्बानी दुम्बे की भी की जाती है, ऊँट की भी, गाय की भी, बकरे की भी। अब इन तमाम जो गोश्त होता है उसमें उसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, उसको सेव करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पहले डीप फ्रीज़र्स नहीं भी थे तब भी कुर्बानी की जाती थी, तो उसके हवाले से थोड़ा हमें गाइड कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। लास्ट शो में मैं आपके पास आया था, बहुत इंटरेस्टिंग था जी, और मेरी विश थी कि मैं एक बार फिर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। हम फ़िरौन के हवाले से जानते हैं कि आज 5000 साल हो चुके हैं और उसकी लाश महफूज है जी। सिर्फ वो एक ड्राई हो गई, लेकिन बहरहाल वो एज़ इट इज़ मौजूद है। उस ज़माने में प्रिजर्वेटिव्स बहुत अच्छे मौजूद थे, डीप फ्रीज़र्स तो मौजूद नहीं थे और मौसम भी गर्म हुआ करता था, लेकिन लोग अपने गोश्त को कुदरती अज्जा जो प्रिजर्वेटिव्स के थे उसके साथ मिलाकर महफूज कर लेते थे। लेकिन कुर्बानी का गोश्त कभी भी 1 से 1.5 माह से ज़्यादा नहीं रखा गया। सही। और आज हम डीप फ्रीज़र में तो 3, 4, 6 माह तक भी रख सकते हैं, जो कि शायद हेल्दी तो नहीं है, लेकिन लोग स्टोर कर लेते हैं। असल कुर्बानी का जो एक मकसद है वो ये है कि एक इंसान अपनी तरफ से कोई चीज़ पेश करे अल्लाह ताला के हुजूर में, अपने माल से कुछ ख़रीद कर और ख़ास तौर से जानदार की शक्ल में वो कुर्बानी करे। अहादीस मुबारका में तमाम जानवरों के नाम आए हैं कि जो जिसकी इस्तिताअत रखता है वो उसकी कुर्बानी कर दे। और इसका एक मकसद और भी है कि सेहतमंद गोश्त हासिल किया जाए। बेशक पूरा साल हम गोश्त कहीं से ख़रीद कर लाते हैं, हमें नहीं मालूम वो जानवर की उसकी सेहत क्या थी और ज़िबा किस तरीके से किया गया और ज़िबा करने वाले कौन लोग थे। लेकिन इस बकरीद के मौके पर हर चीज़, हर काम हमारे सामने होता है। लेकिन नाज़िर साहब, जैसे कहा जाता है ना, एहसन तो ये था, अगर हम पिछले ज़माने में देखते हैं कि लोग उस जानवर को बाकायदा पालते थे, उससे उनसियत हो जाती थी, उसको काफ़ी अर्सा अपने पास रखते थे। अभी भी हमें ये तो नहीं पता कि वो किन सर्कमस्टांसेस में पला बढ़ा, उसकी कैसे उसको देखभाल की गई है, कहीं उसको हार्मोन्स तो नहीं खिलाए गए, उसकी ग़िज़ा कैसी रही। लेकिन बहरहाल आपने सही कहा कि उसका जो ज़िबा करने का अमल है, उसको कुर्बान करने का अमल है, सफाई से, सुथराई से गोश्त हासिल करने का अमल है, वो हमारे सामने होता है। आप ये बताइएगा कि कल हम यही बात कर रहे थे कि कुर्बानी का गोश्त जब हम पकाने लगते हैं तो वो ज़्यादा काला या उसका जो रंग है वो गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें से जो खून है वो पूरी तरह नहीं निकल पाता। तो ज़रा उसके हवाले से बताइएगा कि कुर्बानी करने के बाद कितनी देर रुकना चाहिए, क्या उस वक्त अमल किया जाए कि वो गोश्त बेहतरीन तरीके से उसको पका के इस्तेमाल किया जा सके। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम है कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए। अच्छा। जी हाँ, मना किया गया है। अच्छा, आज हम उसको मेडिकल साइंस में इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं इसकी। वो ये है कि अगर एक जानवर को दूसरे के सामने ज़िबा किया जाएगा, उसके चूँकि जानवर बहरहाल समझते हैं हर चीज़ को, उसके जिस्म में हिस्टामीन क्रिएट होगा खौफ की वजह से। जो केमिकल हमारे जिस्म में आता है उसे हिस्टामीन कहते हैं। हिस्टामीन डार्क कलर का होता है, उसकी वजह से जो गोश्त होगा वो डार्क होगा। वाओ जी, तो इसलिए अगर हम किसी दो जानवरों को एक दूसरे के सामने ज़िबा कर रहे हैं तो बेहतर है कि उस गोश्त को ना खाया जाए। ख़ास तौर से जैसे आपने कहा, अगर वो डार्क कलर का है तो ब्लड तो है उसमें, लेकिन वो हिस्टामीन की वजह से डार्क हुआ है। सही सही। तो ऐसा गोश्त खाने के काबिल नहीं, वो आपको दिल, सबसे पहले तो वो हार्ट अटैक का बाइस बनेगा। लेकिन आप क्या कहेंगे, आम तौर पे जिस तरह अभी बात की जा रही थी, गली मोहल्लों में लोगों ने अपने मवेशियों को, अपने कुर्बानी के जानवर को एक साथ बांधा हुआ है, और आम तौर पे अगर कसाई या जो हजरात की सर्विसेज की जा रही हैं वो तो ठक्का-ठक एक बिल्कुल फैक्ट्री अरेंजमेंट होता है कि एक के बाद एक जानवर गिराया जा रहा होता है। तो क्या आपने कहा कि बेहतरीन तरीका ये है कि जानवरों को और कुर्बानी की जगह को ज़रा दूर रखा जाए? बिल्कुल, जानवर अपने घर में रखे जाएँ और 1 बाय 1 लाकर
एक के बाद एक जानवर जब ज़िबा हो जाए उसको एक तरफ कीजिए, दूसरा ले आइए। वक्त तो ज़रा सा शायद 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन एक सेहतमंद गोश्त हासिल होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे आप घर में भी नोट करें कि जो लोग अगर 2 या 3 बकरे अपने पास रखते हैं और उसके पहला जब जानवर गिराया जाता है तो आप खौफ का वो आलम दूसरों की आंखों में देख सकते हैं, और आपके लिए खुद भी बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा जो हसास दिल रखने वाले लोग हैं वो तो ये मंजर नहीं देख पाते। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि कुर्बानी जब हो जाती है तो उसके बाद उसका गोश्त किस तरह हासिल किया जाए, उसको संभाला कैसे जाए? हाँ, इस्लाम ने इसका तरीक़ा बताया है कि ज़िबा कैसे करना है जी। और उसके लिए 2.5 का फार्मूला है इस्लाम का, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। ख़ास तौर से हानोवर यूनिवर्सिटी में इस तरीक़ा जो ज़िबा है इस्लाम का, इस पर बाकायदा रिसर्च हुई 2001 में, और उन्होंने इस ज़बीहे को जो अहादीस में है उसको दुनिया का सबसे महफूज तरीन तरीक़ा करार दिया, जिससे एनिमल को तकलीफ़ नहीं होती। अच्छा। और उन्होंने कहा कि जो 2.5 छुरी चलाई जाती है कि एक पूरी छुरी, उसके बाद पूरी वापस लाई जाए और हाफ़ जी, ये इससे क्या होता है कि एनिमल को इससे तकलीफ़ क्यों नहीं हो रही? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि लोग बहुत से ऐसे सवालात करते हैं, ख़ास तौर से गैर मुस्लिम जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, कि आपने एक ज़िंदा के गले पर छुरी चला दी, आप कितने ज़ालिम हैं, मुसलमान कितने ज़ालिम हैं। तो ये वहाँ अब इन्हीं की कम्युनिटी के जो क्रिश्चियंस हैं हानोवर यूनिवर्सिटी के, वो ये बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से इंसानों को भी ज़िबा कर दिया जाए तो वो सबसे शानदार मौत होगी। अच्छा। और इसकी वजह ये बताई कि हमारे जिस्म में 2 नर्व्स ऐसी हैं जिनका मेजर रोल है। एक नर्व वो है जो हमें कहीं कट लगता है या कोई पिन चुभती है, कोई पत्थर कांटा चुभता है, तो वहाँ मैसेज लेकर जाती है दर्द का, जिसकी वजह से दर्द आता है। दूसरी नर्व वो है जो ब्रेन से चलती है, हमारे वर्टेब्रा मोहरों से होती हुई दिल तक पहुँचती है। अब हम कुर्बानी पर आते हैं। छुरी चली, पहली छुरी चली तो वो नर्व गले से गुजर रही है सबके, तमाम जानदारों के। ठीक है। पहली छुरी चलने में, जो कि अच्छी छुरी होनी चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि तेज़ छुरी होनी चाहिए, सही। वो डिस्कनेक्ट हुई। अच्छा, उस नर्व का काम क्या है कि वो मैसेज लेकर गई है कट का। पूरे जिस्म में जहाँ भी कट का मैसेज लगेगा, सारे जिस्म के जितने हमारे नर्व्स हैं वो तमाम मैसेज को ब्रेन की तरफ भेजेंगे, और वो एक वाहिद नर्व जो सबका मैसेज लेके जा रही है वो यहाँ से गुजर रही है, सही, और कहीं मौजूद नहीं है। सही। वो मैसेज लेके जाती है कि एक जगह पर कट लगा है, तो वापस वही नर्व मैसेज लेकर आती है कि वहाँ दर्द पैदा करके उस जानदार को ये बताया जाए, उसकी तवज्जो दिलाई जाए, ताकि वो देखे कि क्या हुआ है। और दूसरी जानिब हार्ट की तरफ वो नर्व एक पैगाम भेजता है ब्रेन कि दिल की अपनी पैल्पिटेशन को तेज़ करो, ताकि वहाँ से ब्लड बाहर निकले और फ़ौरन बॉडी दाखिल ना हो सके, सही, अंदर ना आ जाए कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम जो स्किन पे मौजूद हो या बाहर मौजूद हो। तो इसमें नर्व यहाँ से गले से जब वो छुरी लगी है तो ये मैसेज लेकर गई कि एक बहुत बड़ा कट लग गया है, लेकिन अब वो वापस नहीं आई दर्द का पैगाम लेकर, क्योंकि वो कट चुकी है। अगर वो ना कटी हो और सही तरह ज़िबा ना किया गया हो तो शदीद दर्द हो सकता है उसको। अब इस्लामी तरीक़े में नर्व मैसेज ले गई लेकिन वापस नहीं आई तो दर्द नहीं हुआ, सही। लेकिन अभी वो नर्व बाकी है जो मोहरों के अंदर से होकर दिल की तरफ जा रही है, तो पैगाम उसको ये दिया जाता है कि बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिस्म पर, अपनी हार्ट बीट तेज़ करो, जिसके नतीजे में पंपिंग ज़्यादा होती है और उस जगह से ब्लड निकलता है, ऊज़ करता है, जिस तरह फव्वारा जिसको कहते हैं कि खून का फव्वारे की तरह, यहाँ तक कि हार्ट बीट 200 तक चली जाती है जो जानवर हैं इनकी। इसका फ़ायदा इंसान को होता है कि मैक्सिमम ब्लड जिस्म से खारिज हो जाता है, सही। क्योंकि कट अब बंद होगा नहीं, वो मुसलसल खुला हुआ है ये हिस्सा गले का, और पैल्पिटेशन बढ़ते बढ़ते वो तमाम जिस्म का खून वहाँ से बाहर निकल आता है, सही। तो इस तरह से ये हुआ। लेकिन साइंस बिहाइंड इट, इसमें फिर भी एक एलिमेंट रह जाता है जी, कि ब्लड में आने वाला हिस्टामिन वो गोश्त में जज्ब हो जाता है, ये सबसे ख़तरनाक पहलू है इसका, और जिसके लिए कहा गया है कि एक जानवर को दूसरे के सामने ज़िबा ना करो। अच्छा, आखिरी बिल्कुल मेरे पास 1 मिनट रह गया डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, अब जानवर ज़िबा हो गया, कुर्बानी ऐसा तरीके से हो गई, गोश्त का इस्तेमाल अक्सर लोग कहते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर गैस्ट्रो की बीमारियाँ, बदहज़मी, हाजमा ख़राब, क्योंकि वो गोश्त बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाता है, उसके हवाले से कोई टिप या कोई आप? इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि हमें या तो उसको बारबेक्यू कर लें, क्योंकि उससे मैक्सिमम बैक्टीरिया वगैरह उसके और बहुत सी आलाइशें उसके ख़त्म हो जाती हैं, सही। और दूसरा ये कि हम अदरक और नींबू वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और लहसुन का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है।
सब्जियों को भी साथ रखा जाए। ऐसा ना हो कि हम 3-4 दिन सिर्फ गोश्त खाते रहें। ऑयली गोश्त से परहेज़ किया जाए, वो जो फ्राई करके खाया जाता है उससे परहेज़ हो। और हाजिम है, जिस तरह आपने खुद कहा कि जिंजर गार्लिक अगर इसमें इस्तेमाल करते हैं, अदरक लहसुन, तो इस गोश्त को आपके यानी आपके मैदे को हेल्प करता है इसको हजम करने में। बिल्कुल जी। और एक आखिरी पॉइंट मैं बात करना चाह रहा था कि जब हम जानवर ज़िबा करते हैं, उनकी आलाइशें, जहाँ हम हज़ारों लाखों रुपए के जानवर ख़रीदते हैं, कुछ 1-1.5 हज़ार के बड़े बड़े शॉपर्स आ जाते हैं। वो आलाइशें जो जानवरों की बाक़ियात हैं, उन्हें उन शॉपर्स में करके एहतियात से अच्छी तरह बांध कर किसी ऐसी जगह रख दिया जाए। अब चूँकि बारिश भी होने वाली है, अगर बारिशों के दरमियान में वो आलाइशें बाहर फेंकी गईं तो ख़तरनाक बैक्टीरिया उससे, और वो बैक्टीरिया जब अटैक करेंगे तो वो करीब के घरों ही में जाएंगे। बिल्कुल सही। और वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों को मुतासिर अच्छा, करेंगे। ये तो सबसे पहले आपकी अपनी जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िर फॉर हाईलाइटिंग दिस। ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि कुर्बानी का फरीज़ा सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं हो जाता जब आपने जानवर कुर्बान कर लिया, उसका गोश्त हासिल कर लिया। सफाई सुथराई, ख़ास तौर पे वो आलाइशें, वो अज़ा जो आप नहीं खाते हैं, उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना। लेकिन इसमें एक एलिमेंट ये भी आता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, फिर इन आलाइशों को चुनते भी हैं, इनके भी बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनसे चिकनाई हासिल की जाती है, सोप फैक्ट्रीज़ में या जगहों पर इसको इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर देखा ये गया है कि अगर प्रॉपरली जो घराने हैं, जो आस पड़ोस है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर भी रहा है, वहाँ ये कचरा चुनने वाले बच्चे या बाकी लोग जाके दोबारा इन चीज़ों को खोल देते हैं और उसमें से अपनी जो चिकनाई है, चीज़ें हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वहाँ पे इंतज़ामिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आलाइशों को जहाँ इकट्ठा किया जा रहा है, वहाँ से भी फिर इनको दोबारा लेकर रवाना किया जाए। सो आई होप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज़ वेल कि आज इंतज़ामिया ने क्या तैयारियाँ की हैं ईद कुर्बान और खुसूसन बारिशों के हवाले से भी। अभी बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। बारिशों के मौसम को जी गानों में शायरों ने बेईमान मौसम कहा है। इसमें कोई ईमानदारी नहीं है, कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं, संगीन हो सकते हैं, इसलिए इंतजामात को बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए शहर वाले भी काम कर रहे हैं, इंतजामिया भी काम कर रही है और लोगों को खुद भी ख्याल रखना चाहिए। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है फ्रॉम द मेट डिपार्टमेंट। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सरफराज साहब, वक्त का मुकाबला सख्त, पहला सवाल आपसे यही कहूँगी, पूछना चाहूंगी कि कहा जा रहा है आपकी तरफ से पेशन गोई हुई है कि मॉनसून सिस्टम, एक नया सिस्टम कराची की तरफ बढ़ रहा है, एंटर हो गया है, कल से शदीद बारिशों की पेशन गोई है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कराची वाले? क्या आपकी यानी व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर दिस कमिंग वीकेंड? जी शुक्रिया सिद्रा। ये लो प्रेशर एरिया खलीज बंगाल में मौजूद है। हवा का शदीद कम दबाव इस वक्त उसकी सूरत इख्तियार कर चुका है। कल तक तो ये डिप्रेशन था और आज ये डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर चुका है। और इसकी जो मूवमेंट है वो वेस्टवर्ड है, यानी इंडिया से ईस्टर्न इंडिया, फिर सेंट्रल इंडिया, फिर राजस्थान और फिर हमारे सिंध की तरफ इसका रुख है जी। तो इसके इन्फ्लुएंस में ज़ाहिर है कि जब ये राजस्थान और इंडियन गुजरात पे पहुंचेगा तो इसके इन्फ्लुएंस में पूरे सिंध में बारिशें होंगी बशमूल कराची। तो तवक्को हम ये कर रहे हैं कि 9 अगस्त की रात से, यानी जुमे हफ्ते की दरमियानी रात से ये स्पेल शुरू होगा और अगला वीकेंड है जो दोनों दिन हफ्ता और इतवार, उसमें तेज़ बारिश होगी और मंडे की सुबह तक ये सिलसिला जारी रह सकता है, मंडे की सुबह या दोपहर तक। जी सही। अच्छा सरफराज साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इंतज़ामात के हवाले से आप किस तरह मदद करेंगे? जो मेरे व्यूअर्स घर में सुन रहे हैं, इंतज़ामिया को भी देखना पड़ेगा। हमने देखा कि पिछली बारिशों में बिल्कुल ही शहर का हुलिया बिगड़ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, अमवात भी वाक़। तो क्या चीज़ें हम अपनी एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं? आपकी तरफ से क्या फोरकास्ट होगी और क्या टिप्स एंड मशवरे आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, हम तो बर वक्त बता देते हैं। जैसे ये अभी 9 अगस्त से ये सिलसिला शुरू है और हमने गुज़श्ता कल यानी 6 अगस्त को बता दिया था। बल्कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मीडिया वालों का, उस पर मैंने 5 अगस्त की शाम को कह दिया था कि ये इस तरह का सिस्टम बन चुका है और इसकी मूवमेंट इस तरह से है और आने वाले वीकेंड में पूरे सिंध में और कराची में इस तरह की तेज़ बारिश होगी। सही। तो एक्चुअली कराची का मसला थोड़ा सा ये है कि जो
थोड़े वक्त में अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो जितनी तेज़ी से बारिश गिरती है उतनी तेज़ी से पानी ड्रेन आउट नहीं होता आगे। सही। जो लो लाइंग एरियाज़ हैं बिलखुसूस उनमें पानी जमा हो जाता है और वो देर तक जमा रहता है। उसकी वजह ये हम सब जानते हैं कि नालों पे कुछ एनक्रोचमेंट्स हैं, कुछ नालों की सफाई नहीं हुई तो पानी इतनी तेज़ी से ड्रेन आउट नहीं होता। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपने सही कहा कि पेशेंट गोई पहले टाइम पे देनी पड़ती है और आपने यहाँ पे हवाला दिया कि 5 तारीख को ही आपने ये वार्निंग और ये फोकास्ट दे दी थी। लेकिन जाहिर सी बात है जो रेन ड्रेन्स हैं वो पूरी दुनिया में देखा जाता है कि एक बहुत ही महंगा अमल है किसी भी शहर के लिए उसको मेंटेन करना। लेकिन शहर कराची जो कि पाकिस्तान की शहर आ गए इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, यहाँ पे इंतजामात बेहतर होने चाहिए। 10 सालों में हमने देखा कि कराची शहर के साथ क्रिमिनल नेग्लिजेंस बढ़ती गई है। अब उम्मीद ये की जाती है कि इंशाल्लाह ताला हम इन मुश्किलात से निकलते हुए हम बेहतर प्लानिंग की तरफ भी बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। अब जुड़ते हैं मिलो पाकिस्तान से। अक्सर कहा जाता है नाकालों से होशियार, यानी हम कोई भी चीज़ अगर ख़रीद रहे होते हैं तो हमारे जहनों में ये होता है कि ये चीज़ कहीं काउंटरफीट प्रोडक्ट तो नहीं है। अब हमारे पास एक ऐप मौजूद है जो कि पाकिस्तान के कराची के ही स्टूडेंट्स की काविश है। इट्स कॉल्ड द सिक्योर ऐप और ये रिकग्नाइज करती है किसी भी प्रोडक्ट को कि वो जाली तो नहीं है। आइए इस हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट और फिर इनके फाउंडर्स से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं सुंदस फातिमा, स्टूडेंट हैं जी एनडी यूनिवर्सिटी कराची की और फाउंडर हैं वन ऑफ द की पीपल हु हैव पुट टुगेदर द सिक्योर ऐप। अस्सलाम वालेकुम सुंदस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइए कि काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को जब रिकग्नाइज किया जाता है फ्रॉम द वर्ड गो, मुझे ये समझ आ रहा है कि इसका बारकोड, इसकी चीज़ों को रीड आउट करके आप ये पता लगाते हैं कि कहीं ये जाली या नकली पैकेजिंग तो नहीं है। एम आई करेक्ट? जी जी। अच्छा, और इसके अलावा यानी हाउ डू यू पुट द डेटाबेस टुगेदर और इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को हम चेक कर सकते हैं? देखें, अभी तो हमने अपना एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार किया है जिसमें हम कुछ एक इस तरह का लोगो बना रहे हैं जो कि बिल्कुल ही अनकॉपीएबल है। लाइक अगर आप उसको दोबारा से प्रिंट करेंगे और फिर उसकी दोबारा से नकल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी जो एप्लीकेशन है उसको बता देगी कि असली नहीं है, नकली है। ओके नहीं तो इसको जब आप वेरीफाई करने की बात करते हैं तो दुनिया में तो हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त। अगर हम केमिकल्स की ही बात करें, हाउस होल्ड आइटम्स की बात करें, यानी घर में कितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम टूथपेस्ट टू शैम्पूज टू मेडिसिन एज वेल। तो आपका ये ऐप इस वक्त किन किन चीज़ों को आप उसका डेटाबेस आपके पास मौजूद होगा जिसको हम चेक कर पाएंगे थ्रू इट? अभी तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हम अपने ऑन बोर्ड ला सकते हैं। अभी वी आर लुकिंग फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड कंपनीज। तो जब वो हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगी और हमारी पार्टनरशिप में आएंगी देन हम अपनी एप्लीकेशन में उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड व्हाट डज कमिंग इन पार्टनरशिप विद यू मीन? यानी आपको अगर कोई आज कंपनी रुजू करती है और कहती है कि वी वुड लाइक टू कम ऑन बोर्ड, तो ये पार्टनरशिप के खदोखाल क्या होंगे? आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उनको आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मतलब कि यानी वो अपनी पैकेजिंग हमें दें, हम उनकी जो ऑलरेडी जो पैकेट्स होते हैं ना, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है खाने पीने की या किसी भी तरह की, आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ले सकते हैं तो सबकी एक पैकेजिंग होती है। तो उसके अंदर हम कोई पैटर्न्स इम्बेड करेंगे जो कि आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे जो कि ह्यूमन आई से ईजिली रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। आप क्या समझती हैं कि इसकी जो यूजेज है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स तक आप पहुँचाना चाहेंगी या इज़ बेटर कि आप इसको एज अ B2B ऐप भेजें? क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ दुकानदारों को भी ये परेशानी लाहक रहती है कि उनको जो मिडल मैन या होल सेलर चीज़ें ला के देते हैं उसमें भी अशिया की मिलावट होती है कि माल ऑर्डर जो किया जाता है उसको बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट की कीमत अदा की जाती है लेकिन उसमें बीच बीच में काउंटरफीट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। तो क्या इसकी यूजेज एट द B2B लेवल बेहतर है या एट द B2C लेवल बेहतर है? देखिए, हमारा जो एनईडी यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको डॉक्टर खुर्रम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि हम इस तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें जिसमें कि एक आम आदमी इस्तेफादा हासिल कर सके। तो ये हर कॉमन पर्सन की प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ही रहती है कि ये असली भी है नकली है। तो हम ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं बना, मतलब ये ऑब्वियसली उन्हीं के लिए बना रहे, मैन्युफैक्चरर और दोनों को कनेक्ट करने के लिए, और फिर आपकी कोई
भी चीज़ जो है वो असली या नकली आसानी से आपको पता लग सके। एंड आई थिंक ट्रैकिंग ऑफ दैट, अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान में देखें, इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपने टैक्सेस को पे करने की, अपनी पैरेलल इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की, तो इस तरह की एप्लीकेशंस एंड AI सॉल्यूशंस, द रीज़न व्हाई आई वांटेड टू हैव द सिक्योर ऐप टीम ओवर हियर ऑन माय शो इज़ पर्टिकुलरली बिकॉज इस तरह के सॉल्यूशंस हमें हेल्प करेंगे उन एजेंट्स को, उन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ को रिकग्नाइज़ करने में जो कि इस तरह के काउंटरफीट प्रोडक्ट्स या बूटलेग मार्केट में मुलव्वस हैं। कई दफ़ा हम जिन चीज़ों को काउंटरफीट कहते हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही प्रोडक्ट नकली है, कई दफ़ा उसका जो चैनल ऑफ रीचिंग द कंज्यूमर है उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी वो स्मगल प्रोडक्ट हो सकता है, वो पोरस बॉर्डर के थ्रू आई हुई चीज़ें हो सकती हैं जिनको एक्चुअली पाकिस्तानी मार्केट्स में नहीं बिकना चाहिए और हमारी इकॉनमी के लिए वो एक्चुअली नुकसानदेह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदस यहाँ पे मौजूद होने के लिए। इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे। जिस तरह के हमने कहा कि बारिशों की पेशन गोई है, ईद की तैयारियां भी हैं, ये वीकेंड बहुत ही मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए इंतजामात हमें इंडिविजुअल लेवल पे और शहरी लेवल पे करने की बहुत ज़रूरत है। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे ज़रा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और आने वाला वीकेंड जिसमें हम देख सकते हैं कि बड़ी ईद की तैयारियां भी मुकम्मल करनी है लोगों ने, और साथ साथ मानसून सिस्टम जो पूरे सिंध में और कराची में एक शदीद बारिशों के सिलसिले के साथ एंटर हो रहा है, उसके साथ किस तरह निबर्द आज़मा होना है, इसकी तैयारी किस हद तक मुकम्मल है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपकी कॉल्स भी लेंगे और ख़ास तौर पर आज जो आगे ही टिप्स या मशवरे आपसे शेयर किए जा रहे हैं, होपफुली दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन इंडिविजुअली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने तय आप लोग जो इंतजामात कर सकते हैं, दैट इज़ टू इनकरेज यू टू डू दैट। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली सिंध जनाब शहजाद कुरैशी, आपका ताल्लुक PTI से है। थैंक यू सो मच शहजाद फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सलमा, यूर अ मेडिकल डायरेक्टर विद द कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा जी फॉर बीइंग हियर। यू आर ऑल्सो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट विद द सिंध गवर्नमेंट, विद द लोकल गवर्नमेंट। तो आप दोनों लोगों की यहाँ पे आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, कराची को साफ़ करने का एक बीड़ा उठाया है। आई थिंक कि PTI हैज़ हैड देयर फोकस। आप लोग अपोजिशन में हैं यहाँ पे विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन इसका क्या रिएक्शन आप देख सकते हैं? ये कमी महसूस करते हैं कि सूबाई हुकूमत जो काम खुद नहीं कर पा रही या उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं? अलग अलग कैंप्स बने हुए हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, आपको शायद याद होगा इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो कराची आए थे। उन्होंने उस वक्त 2 महीने का टाइम दिया था सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो हमसे ताउन कर ही नहीं रही। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देख लें, वाटर बोर्ड देख लें, ओवरऑल सारी चीज़ें देख लें, कहीं वो हमसे ताउन नहीं कर रही है। अब जो कराची की आवाम ने हमें मैंडेट दिया था, आपको पता है कराची ने हमें भरपूर वोट्स दिए, हमारे यहाँ से MNA MPs मुंतखब हुए, हम पे बहुत प्रेशर था। अब जब हालिया बारिशें हुई और कराची बिल्कुल एक तालाब और एक क्या कहना चाहिए गंदे नाले का क्या कहते हैं उसको मंजर पेश कर रहा था, तो फिर वसीम अख्तर साहब ने, जो मेयर कराची ने, रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर से, अली जैदी से। अली जैदी ने प्राइम मिनिस्टर से बात की, हमें भी, हमारे भी कंसर्न थे। तो उसके बाद फिर ये तय हुआ, लेट्स क्लीन कराची। लेकिन शहजाद, जो फ़ाल तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कि फ़ाल जमहूरी अमल, अब माशाल्लाह 2 टर्म्स कंप्लीट कर चुकी हैं डेमोक्रेटिक सेटअप्स, ये तीसरा टर्म है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि आपसी बातचीत, डायलॉग, डिस्कोर्स, कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए ना कि भाई कराची शहर के हवाले से या सिंध के हवाले से ये तरजीहात है, इन तरजीहात की ये तरतीब है। कोई प्लान, कोई चीज़ सामने नहीं है, फिर भी जैसा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, वोट्स भी मिलते हैं, उनकी हुकूमत भी है, क्या एटीट्यूड आपने पाया है इस वक्त सूबाई हुकूमत का? देखिए, मैं आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, सिंध, कराची इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सिंध। कराची एक मेजर शहर है, एक फाइनेंशियल हब है, पूरे पाकिस्तान को ज़्यादा रेवेन्यू देता है। लेकिन ओवरऑल आप कराची से बाहर, मतलब इंटीरियर सिंध भी चली जाएं, वहाँ कोई भी सीरियसनेस आपको नज़र नहीं आएगी, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट और लोकल हो। हमने असम्बली में आवाज़ उठाई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स दिए, कॉल अटेंशन दिए, हम रेजोल्यूशन लाते रहे। खुदा के वास्ते रहम खा लें सिंध के ऊपर, खुदा के वास्ते रहम खा लें, कोई भी हमारी बात नहीं सुनी गई। जब हमें कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको अपने हल्के की बात करता हूँ।
मेरे MNA आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं, मैं हूँ, मेरा डिफेंस का और क्लिफ्टन का, आपको पता डिफेंस फिर भी बेटर देन अदर एरियाज़। हमने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज लगाई, हमने अपने स्वीपर अपने ज़ाती पैसों से हायर किए हुए, हम सुबह शाम अपना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा कुछ एरिया 20% जो एरिया है वो DMC KMC में आ रहा है, वहाँ मैं बिल्कुल बेबस हूँ। लोग हमसे कहते हैं भाई हमने तो वोट आपको दिए ना, आप ये क्या हमसे बातें करते रहते हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। और यकीन करें हम जब कोई भी मुदाखलत करने लगते हैं तो हमें वो 8वीं तरमीम का रोना हमारे सरों पे आ जाता है। देखिए 18वीं तरमीम को मैं आपके तवज्जुह से समझना भी चाहते हैं, हमारी तमाम आवाम और व्यूअर्स इसको समझना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप KP की बात करें, पंजाब की बात करें, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि PTI की सूबाई हुकूमत है, आप भी लॉन्च करते हैं। PTI की हुकूमत ने कहा कि जी प्लास्टिक बैग्स हम बैन कर रहे हैं इस्लामाबाद में, एक यानी आबादी के हवाले से एक छोटा शहर वहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट्स की बात कीजिए, नया सिस्टम लेके आ रहे हैं पंजाब में, KP में। सिटिंग इन सिंध, आई फील व्हाट इज माय प्राइम मिनिस्टर डूइंग? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का क्या अकाउंटेबिलिटी ऑफ द, आपने जिस तरह कहा कि अगर यहाँ पे काम नहीं हो रहा, व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट टेकिंग नोटिस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन सिंध? देखिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ 18वीं तरमीम से हमारे हाथ कुछ बंधे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है आपको पता होगा कि अभी एक कराची पैकेज इन्होंने बहुत बड़ा दिया है, इवन सिंध पैकेज इन्होंने दिया है, जो इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में ये ग्रीन लाइन को भी टेक ओवर कर लिया है फेडरल गवर्नमेंट ने। इंशाल्लाह ये आपका KCR कराची सर्कल रेलवे, उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं। अभी सफाई का आपके सामने है, इंशाल्लाह पानी का भी खान साहब ने एक मंसूबा अप्रूव किया है। अच्छा, वैसे पानी के हवाले से मैं एक बात यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहूँगी कि देखिए जी, इंतज़ामिया चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, कुछ नहीं कर सकती। लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कहते हैं कि कराची के हवाले से पानी का रोया जाता है कि पानी मिल नहीं रहा। 80% कराची की आबादी पानी का बिल नहीं अदा करती। हम अपने जो हमारी तरफ जो ड्यूज़ हैं कि हमें पैसे देने हैं वही हम नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है ये इदारे, ये इंस्टीट्यूशंस किस तरह काम कर पाएंगे। अब जिस तरह सी बात हेल्थ के हवाले से भी कर लेते हैं, डॉक्टर सलमा क्या कहेंगी एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट? मौसम ऐसा है, वबाई अमराज फैलने का अंदेशा है, फैल रहे हैं, मवेशी कुर्बानी का जानवर शहर में मौजूद है, बारिशों का सिलसिला आ रहा है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं या मज़ीद जैसे अद्वियात की फराहमी और इसके अलावा सफाई की मुहिम चलाना, इन चीज़ों पर भी कोई फोकस है? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इस फोरम पे कुछ बोल सकूँ। सबसे पहले ये शहर हमारा है, इसके मसले भी हमारे, और इसे हम सब ने मिलकर हल करना है। इसमें आप ये नहीं कहें कि जी पीपल्स पार्टी, PTI और MQ, जी नहीं, ये हम सबका मसला है, इसे हम सब ने मिलकर हल करना है। तो ये मैं इसको पॉलिटिकल इशू कहती नहीं हूँ। कराची का इशू हमारा इशू है, आपका इशू है, हम सबका इशू है, और हम सबको इसमें जॉइंटली एक कंसोर्शिया बना के अपना अपना इनपुट डालना होगा। बात से ही इसको अगर आगे से बढ़ाया जाए, देखिए ये पॉलिटिकल इशू इसलिए बन जाता है बिकॉज जो लोग ओहदों पे बैठे हैं वो जाहिर सी बात है उनको सिलेक्ट करके अवाम ही वोट लेके वहाँ पे जाती, फिर उनकी एक तरह से जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उन्होंने शहर के लिए क्या किया। तो वहाँ पे फिर जाहिर सी बात है पॉलिटिकल नज़रियात, आपका पार्टी से ताल्लुक है नहीं है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा पार्ट जो आपने कहा उसमें भी बड़ा अहम है कि जी जब कराची में काम करने की बात होती है या हम कहते हैं कि भाई एनीबडी कैन कम एंड वर्क है, कराची ने हमेशा ओपन आर्म्स के साथ लोगों को वेलकम किया है, लेकिन फिर आने वाले भी आपने आगे पीछे देख लें जी, ईद आती है, लोग कहते हैं हम अपने वतन वापस जा रहे हैं, अपने गाँव को अपना वतन कहते हैं। जो जहाँ रहते हैं, जहाँ कमाते हैं, जब उस शहर को ओन ही नहीं करेंगे, जब उसकी सड़क, गली, मोहल्ला साफ रखने को अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझेंगे, तो फिर हम कैसे कहेंगे कराची हमारा है? सबसे पहले हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो कम है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से हम बहुत सारे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे लोग कचरा अपने घरों से बाहर फेंक देते हैं, आप देख रहे हैं कि कचरा घरों से बाहर फेंका जा रहा है, फिर जो कम पढ़ा लिखा बंदा है जो उस कचरे को कलेक्ट कर रहा है वो जाके उनको उन नालों में डाल देता है। अब नालों की क्लीनिंग आप डेली भी करें तो कचरा डेली नालों में जा रहा है, तो आप इस पे भी नहीं, तो इतनी बड़ी आबादी है, जाहिर सी बात है हम टनों के हिसाब से कचरा रोज क्रिएट करते हैं। और सारा कचरा डेली लिफ्ट नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, उसका 40% लिफ्ट होता है, % रिमेनिंग होता है, रोटेट करता है, एक जगह से पिक करके दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन ये बहुत अहम बात है। और हम अब डिजीज की तरफ आते हैं। आपको बताएं कि इस वक्त रीन इमरजेंसी हर लेवल पे, मतलब आप फेडरल लेवल पे देखें, प्रोविंशियल लेवल पे देखें और लोकल गवर्नमेंट लेवल पे देखें, अनाउंस की जा चुकी है। उस पे क्या तैयारियां मैं आपको बताती हूँ। हॉस्पिटल जितने भी हैं कराची में स्पेशली, क्योंकि कराची और ठट्टा को ज़्यादा हिट करेगा, और कल हैदराबाद में भी बारिश हुई है और
मुमकिन ना मतलब उम्मीद ये भी है कि हैदराबाद भी दोबारा इफ़ेक्ट होगा। तो ये 3 सिटीज़ जो हैं वो इफ़ेक्टेड होंगे। ऑब्वियसली हॉस्पिटल में रेन एमरजेंसी उन्होंने नाफिज कर दी है। ईद की छुट्टियां तमाम जो स्टाफ हैं उनकी कैंसिल कर दी गई हैं। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। और देखें इससे रिलेटेड डिजीज़ जो होती हैं उनके लिए जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत, इससे रिलेटेड कोई ये नहीं है कि जी ठीक है इसके अपने इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आपको हम एक हेल्थ अलर्ट इशू करते हैं जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि जी खंभों के करीब ना जाएं, अननेसेसरी घर से ना निकले। प्लानिंग की जाती है, जिस तरह आपने कहा कि छुट्टियां ख़त्म कर दी गई हैं, मेडिकल इमरजेंसी है, उसकी कोई ना कोई बेसिस ऑफ प्लानिंग होती है। आप लोगों की अपनी फोकस क्या है? इन्हें पिछला जो चंद हफ्ते पहले हमने सिलसिला देखा जिसमें 26 हलाकतें कराची शहर में हुई, आप लोगों को नंबर 1 व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड एज अ मेडिकल ऑफिसर कि आपकी छुट्टी नहीं है, आप लोग अस्पतालों में मौजूद हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करें? किस तरह की सिचुएशंस, मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल इमरजेंसीज के साथ लोग आते हैं? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो लास्ट बारिश का आप एक्सपीरियंस देखें तो उसमें मैक्सिमम जो डेथ्स हुई थी वो इलेक्ट्रिकल करंट लगने से हुई थी। सही, ठीक है ना। तो हमने एक हेल्थ अलर्ट इशू किया है कि अवॉइड कराया जाए। इवन एनिमल्स भी आजकल खंभों से बांध दिए जाते हैं तो उसको अवॉइड किया जाए, बच्चों को भी दूर रखा जाए, अननेसेसरी घर से ना निकला जाए, बच्चों को ना निकलने देंगे, अपने बुजुर्गों को ना निकलने दें। दूसरी जो डिजीज़ का जो आउटब्रेक होता है मेनली, तो इस वक्त जो है आपका फीवर है, फ्लू जिसे हम कहते हैं, उसके बाद आपका मेनली गैस्ट्रो, डायरिया एंड वॉमिटिंग। और जैसे ही ये बारिश होती है तो ये जो बारिश का पानी जो है स्वीट वाटर कहलाता है। तो यहाँ पे जब मच्छर आते हैं तो ऑब्वियसली डेंगू का बहुत बड़ा एक अलर्ट होता है, डेंगू अलार्मिंग सिचुएशन होती है डेंगू की कि बारिश के बाद डेंगू नहीं आना है। मवेशियों और कुर्बानी के जानवर की मौजूदगी नहीं, कुर्बानी के जानवरों में भी एक चीज़ है, कुर्बानी के जानवर जब लाए जाते हैं तो उनका हेल्थ चेकअप तो होता है, लेकिन कुछ जानवर में एक टिक होती है जो कांगो वायरस की वजह बनती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर समा, आपसे मैं बात कंटिन्यू करूंगी। एक कॉलर हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नाजिश बात कर रही कराची से। जी नाजिश, क्या कहना चाहेंगी? मैं पहले तो आपके मेहमानों को सलाम कहना चाहूँगी और उसके साथ जो है वो इनसे ये कहना चाह रही हूँ कि कराची की जो बारिशों का है सिलसिला, जी उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। जी जी फरमाइए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि ज़्यादा बकरीद आ रही है और आपको पता है, और एक हमारा मतलब इतना बड़ा त्यौहार है, और फिर कराची की जो पिछले दिनों जो हालात हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं थी और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी इतना खड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम शहरियों को हुए हैं। और अब ज़्यादा गंदगी भी होगी और बारिश भी हो रही है, तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि काइंडली प्लीज इसको बेहतर सूरत हाल बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिश कॉल करने के लिए। कुछ 2-3 चीज़ें जो मोटी मोटी शहरियों के जहन में आती हैं, तो सबसे पहले कि जी बारिश की चंद बूंदें ही अभी टपकती हैं और बिजली गायब हो जाती है। शहजाद, इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है फीडर स्ट्रिप होते हैं और इसके अलावा जो पूरा तफसील से बता सकता हूँ। जी लेकिन सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है कि यहाँ सब वायरिंग ओपन वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं है। बहुत कम एरियाज में है जहाँ पर DHA फेज 8 में है या नए एरियाज कुछ बन रहे हैं, वो भी कोई अच्छी सोसाइटीज बन रही है जी। एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि हमें ये बात समझनी चाहिए, ये मैं केई का साथ नहीं दे रहा, हालांकि मैंने केई के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उनके खिलाफ उठाई है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि हलाकतें या किसी भी जानी नुकसान ये कोई भी माशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अल्लाह ना करे कल हमारे साथ हो सकता है। आज अगर वहाँ बच्चों की शहादत, मैं इनको शहीद बोलूंगा, शहादत कहा जाता है कि अगर आपने एक शख्स की जान बचाई, आपने पूरी इंसानियत को बचाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ एहतियाती तदाबीर हमें खुद करनी है और कुछ हमने गड़े खुद, यानी सिर्फ इदारों को हम इसके अंदर इल्ज़ाम नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर जो कुंडे लगाए जाते हैं वो हम खुद लगाते हैं, और जाहिर सी बात है जब बारिश तेज़ होती है, अगर वो लाइव वायर नीचे गिरती है, लोग उससे अफेक्ट होते हैं, तो इसमें कसूर हमारा भी है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है रेहान हाशमी साहब ने। MQM से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान फॉर बीइंग हियर। गुफ्तगू को आप ही के साथ आगे बढ़ाते हैं। कराची का मामला इस वक्त अगेन पीपल आर वेरी वरिड, क्योंकि इस वीकेंड पे अगर बारिशें होती हैं और जिस तरह के मेट डिपार्टमेंट से हमने स्टेटमेंट ली कि कराची का मसला ये है कि अगर तेज़ बारिश हो जाए, जिस तेज़ी से इनखला होता है पानी का, उससे ज़्यादा तेज़ी से अगर बारिश बरस जाए तो फिर शहर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। हम चंद हफ्ते पहले इसी मुश्किल से निकले हैं। इस वीकेंड पे क्या आप समझते हैं कि बेहतर तैयारी है इंतज़ामिया की, सूबाई हुकूमत की या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सिद्रा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये कुदरती बरसाती नाले जो कि अब सेवरेज के नाले बन चुके हैं, बिल्कुल, और सेवरेज के निज़ाम को मौसर बनाने के बजाय सेवरेज के पानी को और आबादी बढ़ती गई, मल्टीप्लाई होती गई, तो इन नालों को सेवरेज का नाला जब बना दिया गया तो लामुहाला जब बरसात का पानी आएगा तो ओवरफ्लो ही होगा। और ख़ास तौर पे अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल जब पैदा होती है, और ख़ास तौर पे उस वक्त के जब इन बरसाती नालों को सेवरेज नाला बना दिया गया और उसके बाद फिर कचरा नाला बना दिया गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो जो मौजूदा बारिश है इसमें तो कम से कम इस हद तक हम मुतमईन हैं। आपको मैं रिकॉल करवाऊँ कि आज से 3 साल चंद साल पहले की बारिश की बात करें कि वो एक हफ़्ते तक कम से कम पानी जमा रहता था और एक हफ़्ते बाद बारिशों के पानी की निकासी के इंतजाम करने पड़ते थे। लेकिन मैं ख़ास तौर पर ज़िला बस्ती के हवाले से और बिलखुसूस और बिलअमूम कराची के दीगर हवालों से बताऊँ कि थर्ड डे हमारे पास कोई ऐसी सीवियर कंप्लेन नहीं थी ज़िला बस्ती में, माँ सिवाय चंद जगहों के कि जो कि नशेबी इलाके हैं, क्योंकि स्लम्प एरियाज़ जहाँ पर बने हुए वो नशेब में बने हुए, विदाउट प्लानिंग उन्होंने डेवलपमेंट कर दी और उसका फिर निकासी के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया गया। इसी तरह जो अंडर पासेस हैं वहाँ पर भी मौसर इंतज़ाम था, लेकिन ये नाकाफ़ी है। अच्छा, अब सवाल होता है कि नाकाफ़ी क्यों है ये? क्या कराची की बढ़ती हुई आबादी के तनासुब से कराची को जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत थी वो मिला, नहीं मिला? अच्छा, नहीं मिला तो ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? हम सूबाई हुकूमत की तरफ बीइंग अ स्टेक होल्डर देखते हैं अगर, तो जो पिछली बारिश थी उस हवाले से इन्होंने मीटिंग कंडक्ट की लोकल बॉडीज़ के साथ और इन्होंने यकीन दिलाया कि मशीनरीज प्रोवाइड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हस्ब दस्तूर, हस्ब मामूल हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने नहीं प्रोवाइड की। अच्छा, मरता क्या ना करता, हमें वो डिलीवर तो करना है, सर्व तो करना है, शहर को डुबोना तो नहीं है। तो आपने देखा उन्हीं दिनों में फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि अब जब हमारी मदद जिस आर्टिकल 18 अमेंडमेंट के बाद ख़ास तौर पे अगर बात करें, डिवॉल्व ज़रूर हुई हैं चीज़ें, वो तो डिवॉल्व होनी चाहिए थी मौसर तरीके से, वो उस तरह मौसर डिवॉल्व नहीं हुई। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी हो, फौज से रिक्वेस्ट करनी हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूं, और हमने ये किया। और एक और अभी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं किसी एरिया में मुतमईन है रेहान? आपको लगता है कि जिस तरह कहा जाता है कि कदरे बेहतर है बिजली का निज़ाम, कई इलाकों में लोगों ने कहा कि इतनी देर तक आउटेजेस नहीं हुई जैसे दस्तूर रहा है या रवायती अंदाज में रहा है, आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आई है? देखें, मेरा स्टांस इस पर कुछ मुख्तलिफ है। ये बुनियादी तौर पे यूटिलिटी सर्विसेज की मार्केट मोनोपोलाइज मार्केट नहीं होती है। ओलिगोपोली हो, 2-3-4 कॉम्पिटिटर्स हों, ताकि वो जो कॉम्पिटिटिव रेट है वो ऑफ़र हो। नेपरा ने और या माजी में जो भी हुआ वो मोनोपोलाइज्ड के इलेक्ट्रिक की मार्केट है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक अब प्रॉफिट ओरिएंटेड एक इदारा है जिसका मकसद अपनी सर्विसेज को मौसर करना और कस्टमर से पैसे कलेक्ट करना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई मसला नहीं, लेकिन फिर सवाल बहुत सारे पैदा होते हैं। कराची का टैरिफ पाकिस्तान भर के टैरिफ से ज़्यादा क्यों है? बिल्कुल, कराची का सारिफ बिजली चलें लोड शेडिंग होगी तो उनके बिल नहीं बनेंगे, यूनिट नहीं चार्ज होंगे। कमर्शियल एंगलिंग से बात करें, बंडल केबलिंग करें ताकि वो लाइन लॉसेस, क्योंकि देखें लाइन लॉसेस हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, जनरेशन कैपेसिटी नहीं है। जितनी परसेंटेज होती है उससे कहीं ज़्यादा लाइन लॉसेस हैं। दूसरे मसाइल भी हैं, लेकिन जिस तरह अभी बात की जा रही थी कि एक ज़माने में 40% बिजली चोरी की जाती थी, लेकिन अब उसको नंबर को एटलीस्ट कम करके आप अंडर 17% पे ले आए हैं, विच इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट। लेकिन जी एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा राशिद मलिक बोल रहा हूँ। ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं दो बातें करूंगा। एक तो जैसे ये पीटीआई को ये सोचना चाहिए, इस बार माशाल्लाह कराची से मैंडेट मिला है, जैसे उन्होंने दूसरों का मैंडेट साफ करके अपने खाते में डाला है, इस तरह कराची की सफाई और बाकी चीजों को भी ऑन करना चाहिए। एक बात है, मैं लाहौर में था, माल रोड पे एक फॉरनर बड़े आया करते थे पहले, वो एक अंग्रेज बेचारा जा रहा है फुटपाथ पे, मूंगफली के दाने खा रहा था और उसके छिलके अपनी पॉकेट में डाल रहा था। जहाँ कहीं रास्ते में डस्टबिन आई वहां उसने फेंक दिया। ये एक सेंस है, हमारा सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारा ये ईमान है। हमें अवाम को भी चाहिए, हम गंदगी डालने में, पैदा करने में बड़ा हमारा किरदार है। ये हमें भी चाहिए कि हम थोड़ा सा ख्याल रखें। ये इतना बहुत बड़ा मसला ना बन जाए इसकी सफाई करनी मुश्किल हो जाए। थोड़ा अवाम को भी इसका कॉपर। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने का और ये बात यहाँ पे इस फोरम पे उठाने का। शहजाद, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? उनको लगता है वही बात है कि ऑप्टिक्स जो लोगों को नज़र आ रहे हैं, मैंडेट आपको कराची से मिला, उनको लगता है कि जो काविशें हैं, जो एफर्ट्स की जा रही हैं, वो शायद नाकाफ़ी हैं या फोकस नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इन्होंने अगर लाहौर की बात करें तो वहाँ पर हमारे बल्दियाती मिनिस्टर भी है। आफ्टर 18 नवंबर हम पंजाब में बहुत कुछ कर भी सकते हैं। कराची की इन्होंने बात की, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमने मेयर कराची के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। हालांकि उनका मौक़िफ़ अलग है कराची के बारे में, हमारा थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसके बावजूद कराची के लिए हम इकट्ठे हैं इंशाल्लाह। लोगों को बड़ा शिकायत है इस बात से कि एक तरफ आपने कहा कि जी घबराना नहीं है और हम ना टैक्सेस भी दे रहे हैं, टैक्सेस ज़्यादा भी दे रहे हैं, उस पर भी पकड़ धकड़ जारी है, वो चलें, उस पर भी इख्तलाफ नहीं किया गया। अब क्लीन कराची ड्राइव शुरू करते हैं, उसके लिए भी हम ही चंदा दें, पैसे भी हम ही दें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उन्होंने चंदे की अपील की है, वो एक उनका डिफरेंट वो होगा, वो अली जैदी आपको बेहतर तौर पर जवाब देंगे क्यों दिए। मैं चंदा जमा नहीं कर रहा। लेकिन हमने ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है, जिनको मैं जानता था क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रहा हूँ, और लोग जानते थे। अली जैदी ने भी रिक्वेस्ट की है। देखिए, ऐसा इसको कचरा ऐसे नहीं उठेगा, करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन चंदे पे मेरा ख्याल है अली जैदी से पूछ लें, अच्छा है, वो थोड़ा सा हमारा भी है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको सिर्फ ये चीज़ बता दूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। और मैं एक और चीज़ बोलूँ, एमक्यूएम से हमारा नज़रियाती इख्तलाफात हो, जो भी हों, लेकिन चाहे मेयर कोई भी आए, एक चीज़ से मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ एज अ कराची आइट, कि आप बल्दियाती इदारों को, लोकल जो निज़ाम है, इसको आप 18 तरमीम की तो बात करते हैं कि फेडरल इसको हाथ लगा रहा है, आपने अपनी मज़ीद डिवॉल्व नहीं किया, इसको लोकल बॉडी तक आपने कराची को क्यों नहीं इख्तियार दिए कि वहाँ का मेयर, मैं कहता हूँ मेयर एमक्यूएम का हो, पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो या जीडीए, जिसका भी हो, मेयर पावरफुल होना चाहिए है, तो कराची के मसाइल हल होंगे। आप जब तक इनको इख्तियारात नीचे तक मुंतकिल नहीं होगी, ये सब माज़रत के साथ ड्रामेबाजी चलती रहेगी। बड़े-बड़े शहरों की बात करते हैं, जिस तरह के हमारे सामने है जी, लंदन का अक्सर जिक्र किया जाता है। सादिक साहब एज अ मेयर, उस जब पाकिस्तान भी आए तो उनको ब्लू आइड मेयर कहा गया। ही कैन टेक ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उसको जवाब दे देते। ये एक शान होती है एक बड़े शहर के मेयर की, आपने उसको इतना मुस्तहकम किया, स्ट्रेंथन किया। माज़रत के साथ मैं बोलूँगा, मेयर को तो आपने भीख मांगने के लिए लगा दिया। अब मेयर कराची का मेयर, पाकिस्तान के सबसे बड़ी सिटी का फाइनेंशियल हब, इतना हम टैक्सेस देते हैं, कराची का मेयर तो एक, मैं कहना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो इख्तियारात उसके पास होने चाहिए। मशीनरी नहीं है उनके पास। मैं तो ये कहने को तैयार हूँ, आप इनको पैसा दें, मशीनरी दें, चीजें दें, फिर अगर ये काम ना करें बेचारे तो फिर आप के लिए जवाबदेही अगर होती है एट द सुप्रीम कोर्ट, उस पर भी वो कहते हैं कि मुझे रिसोर्सेज दे दें, मशीनरी दे दें, आई विल गेट द जॉब डन। लेकिन डॉक्टर सलमा, कमिंग बैक टू यू, इस वक्त क्या लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए जी, ये तो चले बड़ी बड़ी बातें हमारे मैक्रो लेवल पे, इसको इंशाल्लाह ताला अल्लाह हम एज कराची आई ही दुआ कर सकते हैं कि हिदायत दें, दे कैन ऑल वर्क टुगेदर। लेकिन मुझे ये बताइए कि वबाई अमराज के हवाले से और जो मेडिकल इमरजेंसी इस वक्त हॉस्पिटल्स में है, इंडिविजुअली एज कम्युनिटीज एज नेबरहुड्स क्या किया जा सकता है, क्या मशवरा आप लोगों को देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हैंड वॉश, मतलब हाथ धोएं, सारे बच्चे भी और घर वाले भी। दूसरी चीज़, पानी उबाल के पिएं। सबके यहाँ मिनरल वाटर नहीं होता, तो पानी उबाल के पिया जाए तो आप गैस्ट्रो से बच सकते हैं। दूसरा कि जो जानवर इस वक्त हर घर में ही तकरीबन है, तो अपने बच्चों को उससे अवॉइड कराएं। सही, क्योंकि बच्चों का कांटेक्ट कुर्बानी के जानवर, आई नो कि ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर रिवायती तौर पे देखा जाए, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, दे वांट टू फीड देम, दे वांट टू टेक देम अराउंड, लेकिन इंटरेक्शन को थोड़ा सा इस वक्त मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है किसी मर्ज में मुब्तला हो या जानवर या उसकी वजह से हो जाए, कॉन्गो फीवर हो जाए, तो वो लिथियल होता है, उसमें डेथ
कंपलसरी होती है। बिल्कुल सही, और इससे हमें बचना चाहिए। आई होप कि अलमिया सबको अपने ज़िम्मा में रखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर गोइंग टू कम बैक विद मोर ऑफ दीज टिप्स। वेलकम बैक जी। बड़ा गंभीर मसला हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक गुत्थी सुलझाते हैं तो चार और मसले खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो क्वेश्चन एट हैंड है कि इस वीकेंड पे खुदा न खास्ता जब बहुत तेज़ बारिशें होंगी तो उसकी जो एक तरह से ये रहमत का कुदरती आफत बन जाने का जो एक तस्वुर है, उससे हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, मशवरे क्या हो सकते हैं। मेडिकल हवाले से डॉक्टर सलमा हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले वो बात कर रही थी कि पानी आपने उबाल के पीना है, घर में अगर कुर्बानी का जानवर है उससे बच्चों को दूर रखें। खुदा न खास्ता वबाई अमराज, कॉन्गो वायरस, इस तरह की मोहलिक बीमारियों के होने का अंदेशा होता है। इसके अलावा जी आपके घर में जो बिजली की तारें हैं, अप्लायंसेस हैं, उन पे ज़रा नज़र रखें। बारिश अगर हो तो अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो बेल ना बजाइए, दस्तक दीजिए। उसमें भी यानी ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको करनी चाहिए। इसके अलावा गाड़ी तेज़ रफ्तारी से ना चलाइए, बिकॉज अगर शहरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर अगर फिसलन है उससे भी एक्सीडेंट होने के वाक़यात बढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द क्लीन कराची ड्राइव, शहजाद, ये अब सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई है, बारिशें आ रही हैं, आप क्या समझते हैं कि ये ड्राइव बाकायदा फिर अब ईद के बाद ही शुरू होगी या किस तरह आप इसको? पहले से डिसाइड था कि इसके दो फेज थे। पहला फेज हमारा ये था कि हम जो 36 के करीब नाले हैं वो हम साफ करें। अली ज़ैदी ने पूरा एक प्लान दिया था, सारे MP MNAs को और दूसरी सियासी जमातों को भी हमने इन्वॉल्व किया है, जिसमें हमारे साथ मेयर कराची भी बहुत मुतहरिक पार्ट अदा कर रहे हैं। हमारा जो मेजर वो है, जो सेकंड जो पार्ट हमारा फेज शुरू होगा वो आफ्टर ईद होगा, उस पर फिर गली मोहल्ले और फिर हम स्ट्रीट्स पे जाएंगे। अभी हमारा फोकस नाले हैं। अच्छा, मुझे तो बारिश होगी तो नाले साफ होने चाहिए, बरसाती नाले। एब्सोल्युटली। जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, जो कराची के शहरी नौजवान इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो किस तरह रब्ता कायम करें? देखिए, बहुत ईजी है। आप ट्विटर के जरिए हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए कर सकते हैं। हमारे कुछ गिविंग नंबर्स हैं, उसमें मुझे भी याद नहीं है, मैं आपसे कोई बोलूं, लेकिन लोग उस पे रजाकार। और दूसरा KPT के अंदर हमने स्टॉल लगाया हुआ है, वहां पर आके आप जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को रजिस्टर कराएं, रजाकार बन जाएं और आप हमारी हेल्प करें। देखिए, हेल्प जरूरी नहीं है कि आप झाड़ू लेके उस एरिया में सफाई के लिए निकल जाएं, ये भी हेल्प है कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू या लोगों में पब्लिक अवेयरनेस पैदा करें कि भाई, मैं आपको बताऊं शहजाद, आई पर्सनली आई एम सॉरी आपकी बात को, मैं कचरा ना फेंकें, शहर को साफ रखें, ये आपका शहर है। कह रहे हैं, मैं कतई कलामी की माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे जो ना ये फेसबुक एक्टिविज्म से कभी कभार काफी खौफ आता है, क्योंकि हम समझते हैं एक स्टेटस डाल देने से हमने अपना काम कर लिया। वहां पे थोड़ी सी मेरे ख्याल में कुछ तो करो। एक चीज होती है, हमारा एक प्रोजेक्ट होता है BCC यानी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में, एक अपनी जो सोसाइटी है उनका बिहेवियर चेंज करना है। मतलब लोगों में ये सेंस पैदा करना है कि जी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। आप क्या इसमें डालेंगे, यू अंडरस्टैंड द यंग पीपल, उनका माइंडसेट ये हो गया है कि वो चीज़ों के बारे में बहुत नेगेटिव हो गए हैं, काफ़ी चीज़ों पे कंप्लेन करते हैं। देखिए, इस नई हुकूमत को भी, अगर हम PTI की हुकूमत को कहें, 1 साल हो चुका है, कराची फील्स वेरी लेफ्ट आउट। यानी हमने जो चेंजेस एक्सपेक्ट किए थे 1 साल में, हमें उसमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देखिए, कराची प्रोएक्टिव नौजवानों पे मुश्तमिल जो लोग हैं, जो कराची में बड़ा प्रोएक्टिव रोल अदा करते रहे, बिलखसूस माजी में भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरिना पे तब्दीलियों को रूनुमा करने वाले लोग बुनियादी तौर पर कराची से ताल्लुक़ रहा हमेशा से। तो वो जो स्पार्क है वो कंटिन्यू रहेगा, वो चलता रहेगा। जो मौजूदा हालात है, ख़ास तौर पे देखें, लोग भी देख रहे हैं कि कराची जिस तरह रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, NFC के बाद फिर PFC की मीटिंग्स अभी तक नहीं हुई, और जिस तरह आबादी के तनासुब से पूरी दुनिया में एक रैपिड अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और हो भी रहा है। कराची की आबादी ज़ाहिर नज़र आ रही है कि बढ़ गई है, वर्टिकल एक्सपेंशन हो गई है, कच्ची आबादियाँ बढ़ गई है, लेकिन कराची का हाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा रिजर्वेशन है, हमारी रिजर्वेशन ज़रूर है। लेकिन वो जो रेवेन्यू जिस तरह मिलना चाहिए, जिस तनासुब से हम दे रहे हैं, उस तनासुब से रिटर्न होना चाहिए, नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो रियलिटी हो गई। फिर क्या पाकिस्तान में आर्टिकल 140A का निफाज अमल में आ रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर शैल बी डिवॉल्व फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट। दुनिया के
जो भी ये एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है जिस पे बहुत ज्यादा बात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है इट इज ऑल फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स। लेकिन क्योंकि हमारे साथ इस वक्त सूबाई हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है, तो आई कांट रियली फोकस टू मच ऑन दैट डिबेट। इसमें हम सबकी रिजर्वेशंस है एज कराचियाइट्स, एज पाकिस्तानी, हम इसमें महसूस करते हैं कि एक बहुत बड़ा खला मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं अभी आज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन जी जरा आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। रेहान, क्या कहेंगे यंगस्टर्स और ख़ास तौर पे ईद कुर्बान का जो फरीज़ा है, हर साल हम वही डिबेट कर रहे होते हैं, हम लोगों को बता रहे होते हैं कि आलाइशों को भी आपने खुद ही संभालना है, फेंके मत, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। व्हाई आर वी नॉट इवॉल्विंग एज अ नेशन? ये छोड़ दें अभी इदारों ने क्या करना है, हम जो इंडिविजुअल्स घरों में बैठे हैं, जो इतनी इस्तिताअत अल्लाह ताला ने हमें दी है, इतनी तौफीक दी है कि हम 4 या 5 कुर्बानी के जानवर ले आते हैं, लेकिन फिर उसका जो काम करते हुए उसकी सफाई पे ध्यान नहीं देते। अच्छा, 3 साल से मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँ। मैं ब्रॉट अप हुआ हूँ मिडल ईस्ट में। पाकिस्तान आकर हमने पहली दफा देखा कि सड़कों पे जानवर ज़बा होते हैं अपनी दहलीज पे, सड़कों पे भी नहीं, दहलीज पे करना है। 5 वक्त के नमाजी लोग, हाँ। वो हमें पता भी नहीं चलता था कि हमारा जानवर ज़बा हो गया और आ जाता था। ये गलत चीज़ है, मुनासिब नहीं है। अच्छा, उससे मसाइल क्या हो रहे हैं? और इस शहर में भी हमने अपने बड़ों को देखा कि जब भी जानवरों को ज़बा किया गया तो अपने आंगन में, अपने लॉन में, ज़मीन में गड्ढा करके खून की बेहुरमती ना हो। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मेरी गुजारिश है, मेरी 10 बस्ता रिक्वेस्ट है ये कि देखें, अल्लाह के नाम से लाया हुआ जानवर, उसके खून की हुर्मत का भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसके आसाइश के लिए लाई गई बालू मट्टी जो कि बारिशों में सेवरेज में जाएगी और चोक करेगी, लोगों को मसाइल पैदा करेगी, या हम उसकी आसाइश के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए लाए हुए जानवर की आसाइश के लिए जो मट्टी लाते हैं वो नालों नदियों में ना फेंक दें। एब्सोल्युटली रेहान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, बट दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू डॉक्टर सलमा एंड शहजाद फॉर बीइंग हियर वंस अगेन। क्लीन कराची ड्राइव में पार्टिसिपेट कीजिए। यू कैन फाइंड देम ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक, और इसमें आप अपना रज़ाकाराना तौर पर अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं। और #Let's Clean Karachi is what you can follow for more information। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एक बाकायदा कैंपेन का हिस्सा नहीं भी बनना चाहते हैं, तब भी आपको यू कैन मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ों को एटलीस्ट इंडिविजुअली सही लेके चलें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।